Hello dear students, how's you are doing? What are you doing? Hope you all are fine, doing well. Actually this has become my tagline, I guess. And almost all the videos I ask the same question because I don't have anything else I think to ask in this situation because the lockdown is carry on and we all are just in our houses. So the situation is like that. I can just ask about what are you doing and how are you doing. So be refreshing and going to ask now what is going on in your lives now. Stressed about the coming exams? Obviously you are and you should also, but don't get stressed too much. Now coming back to my point, today we are going to start a topic from international organizations, that it from economics, or you can say it's from जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंस, किसी में भी आप इस टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो. द टॉपिक इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल्सो कॉल्ड यूएन. अब ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, अब कोई भी नेशन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो उस टर्म को किसी ने तो पहले बात करी होगी ना. तो यूनाइटेड नेशन टर्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दी थी 1942 में. एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था डेक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, जिसको कि 26 नेशन ने साइन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो हैं जो वर्ल्ड की बाकी एक्सिस पावर्स हैं, जिसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो आ जाते थे तीनों, उन सबके खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ेंगे और आपस में शांति बना के रखेंगे. यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की फिर इसके बाद हुई 1942 के बाद, 3 सालों बाद 1945 में हुई सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल को, जहाँ पे 50 कंट्रीज उस वक्त प्रेजेंट थी और उन्होंने यूनाइटेड नेशन चार्टर का जो है साइन जो है सिग्नेचर किए. अब वहाँ पे एक्चुअली 50 नहीं 51 नेशंस थे जो इसके प्रेजेंट वहाँ पे 50 थे, लेकिन अगर हम इसके ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें तो वो 51 माने जाते हैं. कुछ लोग 51 मानते हैं, एक्चुअली 51 ही है, लेकिन जो पोलैंड है वो किसी कारण से अपना रिप्रेजेंटेटिव उस दिन वहाँ पे नहीं भेज पाया था, इसलिए उसकी जो है उस वहाँ पे वो सिग्नेटरी मेंबर नहीं बन पाया, बट वो इसका जो है शुरू से ही इसका मेंबर है. It is original member but it hasn't signed the charter which was not able to send to its representative. ये अपने representative को उस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेज पाया था, जिसकी वजह से ये उसका सिग्नेटरी मेंबर नहीं है, बट उसका ओरिजिनल मेंबर जो है वो है. तो कितने मेंबर्स हो गए? अगर सिग्नेटरी मेंबर्स की बात करें तो 50 और अगर ओरिजिनल मेंबर्स की बात करें तो 51. यूएन चार्टर ऑफ 1945 जो है यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी है, जो उनमें समझौता हुआ है, उसकी फाउंडेशन है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की. अब यूएन जो है ये क्या करना चाहता है, इसके क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वह यूएन के आर्टिकल 1 जो है इसके चार्टर के आर्टिकल 1 में लिखे हुए हैं. ये ऑफिशियली जो है 24 अक्टूबर 1945 को आया था, हमने अभी पढ़ा, और इसी दिन को जो है पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन डे जो है मनाया जाता है. अब इसकी चार्टर की जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, यानी इसकी प्रियम्बल है, वो क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन डिटरमाइंड टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द स्कॉर्च ऑफ वॉर. कि हम यूनाइटेड नेशन के जो वासी हैं, इसके जो लोग हैं, वह आने वाली हमारी जनरेशन को ये जो वॉर का खतरा है, उसका जो नुकसान है, उससे बचाने का प्रण लेते हैं. इंडिया जो है यूएन का मेंबर बना था 30 अक्टूबर 1945 को, 6 days लेटर ऑन. अब अगर कंट्रीज मेंबर कंट्रीज जो है यूएन में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, यूएन में करना चाहते हैं कि वो करती हैं, तो यूएन में कंट्रीब्यूट करने के लिए मिनिमम आपको 0.01% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मैक्सिमम कोई नेशन जो है 22% कंट्रीब्यूट कर सकता है. इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है. इसके 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो हैं पैलेस्टाइन एंड होली सी. अब अगर बात करें कि यूएन फाउंडेशन जो है इस्टेब्लिश कैसे हुआ, यानी इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैंने यहाँ पे डिटेल में डाटा दिया हुआ है. 1899 में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हेग में, जहाँ पे बात की जा रही थी कि किस तरह से जो वॉर से होने वाले नुकसान है, वॉर्स को कैसे रोका जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. इसने अडॉप्ट किया, अभी वर्ल्ड वॉर हुई नहीं थी, ना फर्स्ट ना सेकेंड,
तो बस लड़ाई के आसार थे, उससे बचने के लिए सोचा जा रहा था। तो कन्वेंशन फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इसने एक कन्वेंशन अडॉप्ट की जिसमें एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि आपके जो है हक के लिए, आप अगर अपने वोट से आपको खतरा लगता है तो आप वहाँ पे जो है अपील कर सकते हो, वो बनाया गया, जो कि 1902 में इस अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये कोर्ट जो है यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि अभी है यूएन का जस्टिस का कोर्ट, उसका फोररनर है, यानी उससे पहले यही था, फोररनर है। यूनाइटेड नेशन का फोररनर जो था, यानी यूनाइटेड नेशन जो है ये कैसे इस्टेब्लिश में आई, हम अब तक पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑलमोस्ट सारी जितनी भी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट सारी आईएलओ को छोड़कर सारी की सारी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी थी। और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो है लीग ऑफ नेशंस थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर्वाइव नहीं कर पाई, उसी के बाद जो है कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो इसका जो फोररनर है वो था लीग ऑफ नेशंस, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सर्कमस्टांसिस में पैदा हुई थी और ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वहाँ पे हुई थी, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन जो है अडॉप्ट हुआ था। अब लीग ऑफ नेशन जो है सही तरह से काम नहीं कर पा रही थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था, ख़त्म भी ऑलमोस्ट होने वाला था। तो इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी थी। तो आईएलओ जो है 1990 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर एक एफिलेटेड एजेंसी लीग की बना। ये एक ऐसा, मैं बता चुकी हूँ आईएलओ की वीडियो में, यू कैन वॉच इट ऑन देयर, कि आईएलओ एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर्वाइव कर पाया, वरना कोई और इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो उसी टाइम पे जो है यूएन फाउंडेशन भी बनी थी। अब अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश और रशियन। इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके 193 मेंबर्स हैं, जिसमें से इसका लेटेस्ट मेंबर है साउथ सुडान। इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो करंटली इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटर्स, जो कि यूनाइटेड नेशन से हैं। वो 9th सेक्रेटरी हैं और उन्होंने उनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1 जनवरी 2017 तक। और हर एक जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूएन का, उसका टाइम पीरियड होता है 5 years। तो ये भी कायदे से 5 साल के बाद 2022 में रिटायर हो जाएंगे। अगर इसके एम्बलम की बात करें, यानी इसका निशान क्या है, तो 2 ऑलिव ब्रांचेस जो कि वाइट एंड ब्लू कलर में है, उसके बीच वर्ल्ड का मैप जो है वही इसका सिंबल है। अब अगर हम बात करें इसके कॉम्पोनेंट्स, नाउ कमिंग टू दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो वैसे तो इसके 6 कंपोनेंट थे स्टार्टिंग में, बट 1994 में इसके एक कंपोनेंट ने जो है ऑपरेशन जो है सस्पेंड कर दिए। तो अभी जो है इसके सिर्फ 5 कंपोनेंट हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। द 6th कंपोनेंट वाज ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि 1 नवंबर 1994 को, 1 नवंबर 1994 को जिसने जो है वर्किंग करनी जो है बंद कर दी। इन 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आती है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है यूएन की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, यूएन का मेन ऑर्गन है, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यूएन में क्या काम होगा, किस तरह से पॉलिसीज बनेंगे, इन सब के बारे में जो है जनरल असेंबली में ही डिसाइड होता है। 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो सारे के सारे जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये एक ऐसी अकेली बॉडी है जो कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन जो है बनाती है। हर साल अब इसकी मीटिंग क्या होती है, तो इसको याद रखना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि इसकी मीटिंग कब होती है। एवरी ईयर सितंबर का जो 3rd ट्यूसडे आता है, उस समय जो यूएन के मेंबर्स होते हैं वो जनरल असेंबली की मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क में मिलते हैं एनुअल जनरल असेंबली सेशन के लिए, और वहाँ पे डिबेट होती है। बहुत से हेड्स जो हैं स्टेट्स के, वो एड्रेस को अटेंड करते हैं, एड्रेस करते हैं, वहाँ पे भाषण देते हैं। ये मीटिंग काफ़ी दिनों तक चलती है, और कब तक चलती है? मिड दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास तक ये जो मीटिंग है वो चलती है। इन रेगुलर सेशंस के अलावा अगर असेंबली को लगे सिक्योरिटी काउंसिल को ज़रूरत है, इसकी सिक्योरिटी काउंसिल को कोई मुद्दा है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो ये स्पेशल सेशन भी बुला सकती है। इसके अलावा कुछ एमरजेंसी सेशन जो आपको इमीडिएटली बुलाने पड़ेंगे, वो भी जो है आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो 24 आवर्स के अंदर जो है बुलाए जा सकते हैं। इसका फर्स्ट एमरजेंसी सेशन जो है वो 6 नवंबर 1956 को हुआ था, और वहाँ पे एमरजेंसी के लिए ऐसा कौन सा टॉपिक था कि इसको एमरजेंसी सेशन करना पड़ा था, तो वो था स्यूज कैनल क्राइसिस।
अब इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन की जाती है, पीस और सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, बजटरी मेजर्स के बारे में किया जाता है, पर इन सब के लिए जनरल असेंबली के 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। जनरल असेंबली की 2/3 मेजोरिटी के बिना कोई भी डिसीजन जो है इसमें नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा जो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल इश्यूज होंगे, उस पर सिंपल मेजोरिटी से भी जो फैसला है वो लिया जा सकता है। इसके जो डिसीजन होते हैं वो सिर्फ एक तरह के, उसका बोल सकते हो एडवाइजरी नेचर के होते हैं, कोई लीगल बाउंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पे कि उसको मानना ही पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो इनको मानना चाहती है कि नहीं मानना चाहती है। अब हर एक कंट्री जो है जनरल असेंबली में अपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मेंबर भेज सकती है। 5 रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा एक कंट्री से जो है जनरल असेंबली को अटेंड नहीं कर सकते। जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है उसको हर साल जो है असेंबली खुद ही जो है चूज करती है एक साल के टाइम पीरियड के लिए। तो क्वेश्चन बन सकता है प्रेसिडेंट जो है जनरल असेंबली का किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? बाय द जनरल असेंबली इटसेल्फ। कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाता है? फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। कितने रिप्रेजेंटेटिव एक नेशन से जा सकते हैं? मैक्सिमम इज 5 रिप्रेजेंटेटिव। अगर एक मेंबर स्टेट जो है वो अपने ड्यूज जो है क्लियर नहीं कर पाई है यूएन को, जो उसको ड्यूज देने थे, तो उसके जो है जनरल असेंबली में वोटिंग जो राइट्स हैं वो हमेशा के लिए, नॉट फॉर हमेशा के लिए, जब तक वो अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर पाते तब तक के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इसके बारे में इसके चार्टर के आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है, लेकिन होप सो अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो मिस्टर वीके कृष्ण मेनन ऑफ इंडिया जो है उसके पास रिकॉर्ड है। अब इंडियंस लेक्चर्स की बारी आएगी तो हम इंडियंस कैसे पीछे रह सकते हैं। 23 जनवरी 1957 में सेशन चल रहा था जिसमें मिस्टर वीके कृष्ण मेनन ने लॉन्गेस्ट स्पीच दी थी। आज तक इतनी लंबी स्पीच किसी ने नहीं दी थी। 2 सेशन लगातार उन्होंने खड़े होकर 7 घंटे 48 मिनट 7 hours and 48 मिनट्स, प्लीज़ मेंशन इट। ये इतना लंबा भाषण जो है उन्होंने दिया था, ये सबसे लंबा भाषण था यूएन असेंबली का जो अब तक किसी ने नहीं दिया। दिसंबर 10, 1948 को यूएन असेंबली ने ज्ञान राइट डिक्लेरेशन अडॉप्ट की, इसीलिए दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट डे कहा जाता है पूरा, क्योंकि इस दिन जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था कि ह्यूमन राइट क्या है, कैसे हैं और कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। इसके पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूएन चार्टर के अंडर कि ये पीस और सिक्योरिटी को मेजर करके रखे। ये बाकी ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम करती है, जैसे कि बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ मेंबर स्टेट्स को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा पार्ट है जिसके पास ये पावर है कि वो मेंबर स्टेट्स को अपना डिसीजन मानने के लिए बाइंड भी कर सकते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 2 साल के लिए रहते हैं। आई होप आपको वीटो पावर पता है। वीटो पावर का मतलब होता है किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र पास करने की जो है पावर। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अब देखो नॉन परमानेंट मेंबर्स के तो हम नाम नहीं याद कर सकते ना, वो चेंज होते हैं, लेकिन परमानेंट के तो हम कर ही सकते हैं। यही 5 रहने वाले हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इन सब के पास वीटो पावर भी है। द 10 टेम्पररी सीट्स जो हैं वो 2 सालों के लिए मेंबर स्टेट्स जो हैं रीजनल बेसिस पे, मतलब टर्न बाय टर्न सबकी टर्न इसमें आती है। प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट अल्फाबेटिकली ईच मंथ। प्रेसिडेंसी मतलब इसका प्रेसिडेंट क्यों बनेगा, तो नेशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होते रहते हैं। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 17 जनवरी 1946 को वेस्ट मिनिस्टर लंदन में हुई थी। अब यहाँ पे मैंने वीटो पावर का नाम मतलब दिया हुआ है। वीटो पावर मीन्स पावर ऑफ परमानेंट मेंबर टू वीटो मैनी रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कि जैसे अविश्वास, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे इस पर अविश्वास है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं वीटो पावर। Unconditional veto possessed by 5 government has been seen as the most undemocratic character of UN। ये तो अनडेमोक्रेटिक हुआ ना, वो जब चाहें जिसे चाहें उसको वीटो पावर दे सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो है दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन अब तक जो है ये कहाँ कहाँ मिल चुकी है? एडिस अबाबा इथोपिया 1972 एंड पनामा सिटी जो कि पनामा में है 1973 में। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो है जनरल असेंबली को हेल्प करती है इकोनॉमिक और सोशल कंसर्न्स के बारे में, उसके जो डिबेट हैं, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग है, उसके बारे में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसका जो है मेन हर साल
थीम्स पे काम करता है। इसकी थीम है ग्लोबल इंपॉर्टेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आना। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ 14 UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, 10 फंक्शनल कमीशंस एंड 5 रीजनल कमीशंस। ये जो है UN की 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 10 कमीशंस, 5 रीजनल कमीशंस जो हैं उन सब के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती है। इसके 52 मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स हैं किसके, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOCOS के, SOS के 54 मेंबर्स हैं जिनको कि जनरल असेंबली 3 सालों के टाइम के लिए इलेक्ट करती है। प्रेसिडेंट जो है उसको अभी हमने ऊपर पढ़ा 1 साल के टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है। अब बात आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी हमने पढ़ा था कि 1899 में 1899 में सॉरी आई थिंक इट्स नॉट हेयर, इट्स मिसप्रिंट है। ओके, आई विल टेल इट अबाउट यू लेटर ऑन, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसने 1946 में काम करना शुरू किया गया था। ये नेशंस के केसेस के साथ डील करता है, पूरे देश के नेशन केसेस के साथ, ना कि इंडिविजुअल केसेस के साथ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। इसमें 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के कार्यकाल के लिए आते हैं। वो जजेस जो हैं परमानेंट सेशन लेते हैं उनका, और उनकी एक ही जगह है सेशन लेने की, वो है हेग जो कि नीदरलैंड में है। इस कोर्ट में 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एक्चुअली में ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का ही एक पार्ट है जो कि लीग ऑफ नेशन के साथ 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। नाउ द 5th पार्ट इज विच इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेक्रेटरी जनरल आता है और 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूनियन स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो इसके सेक्रेटरीट में आते हैं। मीन्स सेक्रेटरी जनरल एंड मेंबर्स जो कि इसके डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके जो अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। सेक्रेटरी जनरल जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन बंदा होता है, मेन पर्सन होता है जो कि रिकमेंडेशन देता है सिक्योरिटी काउंसिल को, और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही 5 ईयर के टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब इसमें पूछे जाने वाले MCQs के रूप में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे इसमें पूछा जा सकता है फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल कौन थे, मिस्टर ट्राइगेव जो कि नॉर्वे के थे, उनको 1 फरवरी 1946 को इलेक्ट किया गया था। सेक्रेटरी जनरल, अब UN का एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल भी हैं जो कि एयर क्रैश में डाई हो गए थे, तो उनका नाम है डैग हामस्कोच ऑफ स्वीडन। वो 18 सितंबर 1965 को कोंगो मिशन में जाते वक्त उनकी डेथ हो गई थी, एयर क्रैश हो गया था। अलॉन्ग विद हिम नोबेल प्राइज पीस प्राइज वाज गिवन टू मिस्टर कोफी आनन इन 2001। कोफी आनन को 2001 में, जो कि इसी के पार्ट हैं UN के, उनको पीस प्राइज भी दिया गया है। अब तक इसके जो है 9 सेक्रेटरी जनरल हो चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल जो कि ऐसा एक सेक्रेटरी जनरल जो बाद में जाकर अपने देश का प्रधानमंत्री भी बना, अपने देश का राष्ट्रपति भी बना, प्रेसिडेंट, मिसरीड एट प्राइम मिनिस्टर, दिमाग में अभी प्राइम मिनिस्टर ही चल रहे हैं ना मोदी जी। तो सेक्रेटरी जनरल जो बाद में अपने नेशन का प्रेसिडेंट भी बना, वो कौन थे, मिस्टर कुर्ट वाल्डेहाम ऑफ ऑस्ट्रिया। एक ऐसे लैटिन अमेरिकन जो कि बाद में UN सेक्रेटरी जनरल बने, लैटिन अमेरिकन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज मिस्टर जेवियर पेरेस डी सेलर ऑफ पेरू, जो पेरू के रहने वाले थे। सेक्रेटरी जनरल कई सबको री इलेक्ट किया गया, लेकिन ऐसा सेक्रेटरी जनरल जिसको कभी री इलेक्ट भी नहीं किया गया, तो वो कौन थे, मिस्टर बोथरस घाली ऑफ इजिप्ट, वीटोड बाय US। क्योंकि उसको क्यों नहीं री इलेक्ट किया गया था, क्योंकि US ने उसको वीटो कर दिया था, और अगर कोई उसको री इलेक्ट करने की कोशिश करता तो US अपना वीटो उसके खिलाफ भी यूज कर सकता था, इसीलिए किसी ने भी उसको री इलेक्ट नहीं किया। चाइना ने इंडिया को वीटो किया हुआ है UN का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। हम UN के परमानेंट मेंबर नहीं है क्योंकि चाइना ने हमें वीटो किया हुआ है इस चीज़ के लिए। चाइना ने सिर्फ हमें वीटो नहीं किया, चाइना ने बांग्लादेश को भी वीटो किया है कि वो UN का स्टेट मेंबर नहीं बन सकता। ना आर हेयर समथिंग इज मिसिंग। मैंने वैसे तो ट्रस्टीशिप काउंसिल हमारा 4th पार्ट था, पर मैंने एंड में दिया हुआ है 4th पार्ट, मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि इट इज़ नॉट इन ऑपरेशन नाउ। ये 1945 के UN चार्टर के चैप्टर 13 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। इसके हिसाब से ट्रस्ट टेरिटरी जो है एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर काम करनी चाहिए। 1994 तक जितनी भी ट्रस्ट टेरिटरीज थी उन सबको सेल्फ गवर्नमेंट मिल गई थी, अपनी सरकार मिल गई थी और इंडिपेंडेंस हो गई थी।
ट्रस्टीशिप काउंसिल ने जो है इस ऑपरेशन को 1 नवंबर 1994 को, इस ऑपरेशन को मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो ऑपरेशन था, इसकी जो वर्किंग थी, उसको 1 नवंबर 1994 को ख़त्म कर दिया था। अब अगर बात करें जनरल असेंबली की कुछ मेन कमेटीज़ की, ड्राफ्ट रेगुलेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल असेंबली बाय 6 कमेटीज। फर्स्ट कमेटी जिसको कि डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं, सेकंड कमेटी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, थर्ड कमेटी सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, फोर्थ कमेटी स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन, एंड द फिफ्थ कमेटी इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी along with our next 6th कमेटी which is related to legal matters। हर एक मेंबर स्टेट जो है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को हर एक मेन कमेटी में भेज सकता है। मेंबर स्टेट जो हैं वो इसमें एडवाइस दे सकते हैं, टेक्निक्स दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी दे सकते हैं ऐसी कमेटीज़ को। इसके अलावा भी कुछ कमेटी हैं जो कि है, एक है जनरल कमेटी और एक है क्रीडेंशियल कमेटी। जनरल कमेटी जो है समय समय पर जनरल असेंबली की प्रोग्रेस को डिस्कस करने के लिए करी जाती है। इसमें 21 वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट आता है, हमें सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब अगर बात करें क्रेडेंशियल कमेटी की, तो इट इज़ मैंडेटेड टू एग्जामिन द क्रेडेंशियल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड टू रिपोर्ट टू जनरल असेंबली। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कितने क्रेडिट वर्दी हैं उस चीज़ को एग्जामिन करना और जनरल असेंबली को रिपोर्ट भेजना इज़ द वर्क ऑफ क्रेडेंशियल कमेटी। अब अगर बात करें यूएन चार्टर की, हमने अभी पढ़ा यूएन चार्टर का आर्टिकल दिस में ये लिखा है, आर्टिकल दिस में ये लिखा है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे यूएन का एक चार्टर है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मेंबर इसके प्रिंसिपल्स का उल्लंघना करता है तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसके कौन कौन से स्पेशल एजेंसी हैं? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रोम इटली में है, 1945 में इस्टेब्लिश की गई। IAEI इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया 1957। इंटरनेशनल फंड फॉर ऑस्ट्रेलियल डेवलपमेंट IFAD Rome Italy 1977 and so on। Here I have given some organization, please go through that। The important one is IMF जो कि 1945 में आया था and WHO 1948 में आया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में जब मीटिंग चल रही थी। अब who has been the UN's contribution to India? What has been? अब तक UN ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है? तो अगर बात करें, इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में था। बिफोर अचीविंग इंडिपेंडेंस इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन की 1944 में जो वॉशिंगटन DC में मीटिंग हुई थी, डेक्लेरेशन हुई थी, उसको साइन कर दिया था। और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, जब इसका चार्टर साइन हुआ था, तो उसमें भी इसने पार्टिसिपेट जो है किया था। तो इसका ये ओरिजिनल मेंबर भी है और सिग्नेटरी मेंबर भी है। तो यूएन का ये फर्ज बनता है कि वो इसको टाइम के टाइम पे सपोर्ट प्रोवाइड करे, चाहे वो इसको किसी भी फॉर्म में वो सपोर्ट चाहिए हो। UN फील्ड नेटवर्क इन इंडिया आर द लार्जेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के किसी और मेंबर स्टेट्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो UN का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है फील्ड नेटवर्क जो है वो इंडिया में ही है। सम ऑफ द माइलस्टोन दैट UN हैज़ मेड इन इंडिया आर इलेबोरेटेड एज, कुछ ऐसी चीज़ें जो UN ने इंडिया के लिए की हैं उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट इज़ FAO, ये इंडिया में ऑपरेट करता है। इंडिया के फूड एंड फार्म सेक्टर को टेक्निकल इनपुट्स में लाना ही इसका मेन मोटिव था कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से थोड़ा सा हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ होना जो है शुरू करें। ओवर द ईयर्स FAO हैज़ मेड मेजर इनरोड्स इन रिजॉल्विंग इशूज सच एज, इसने FAO ने काफ़ी इशूज़, काफ़ी झगड़े निपटाए हैं जिसमें से फूड रिलेटेड, न्यूट्रिशन रिलेटेड, लाइवलीहुड जैसे जो है मुद्दे अहम हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर फंड IFAD, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी काफ़ी अचीव किया है। कमर्शलाइजेशन कर पाए हैं हम, स्मॉल होल्डिंग एग्रीकल्चर हम शुरू कर पाए हैं। ये जो है प्रोजेक्ट्स में वुमेन्स भी प्रोवाइड करता है विद एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस से सच एज बाय लिंकिंग वुमेन सेल्फ ग्रुप विद कमर्शियल बैंक्स। इंडिया ने जो है UN के साथ ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो HIV एड्स पे था उस पर भी वर्क किया है। मेन एम जो था प्रोग्राम का वो था HIV इन्फेक्शन को रोकना, लोगों का ध्यान रखना और एपिडेमिक में होने वाले डिफरेंसेस को देखना। वीटो पावर की अगर बात करें, हमने ऊपर करा कि चाइना ने यूज़ किया है, USA ने यूज़ किया, तो सबसे पहले वीटो द टॉपिक UN यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कुछ की वीटो की हमने बात करी। वीटो सबसे पहले शुरू कहाँ हुई थी? वीटो पावर जो है 4 फरवरी 1946 को ये कंसेप्ट शुरू हुआ था जब
इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स चल रही थी इन ग्रीस में, तो ये किसने शुरू की थी सबसे पहले? सोवियत यूनियन ने। चाइना ने जो है अपनी वीटो को 3 टाइम यूज कर लिया हुआ है फॉर द री इलेक्शन ऑफ मिस्टर कुर्ट वाल्डेहाम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जितनी बार वो दोबारा री इलेक्ट करने जाते हैं उतनी बार जो चाइना है अपनी वीटो पावर को यूज कर लेता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएनओ और यूएन चार्टर के बारे में हमने पढ़ा, कुछ हमने डेट्स पढ़ी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अभी नीचे यहाँ पे मैंने कुछ इसके एमसीक्यूज दिए हैं, लेट मी डिस्कस दैट टू। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंटरनेशनल सोसाइटी नेशन को बनाने में जो है फाउंडेशन रखी? तो हमने पढ़ा कि जितनी भी अब तक ऑर्गेनाइजेशन बनी है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उन सबका फोररनर कोड था लीग ऑफ नेशन। तो चाइल्ड ऑफ वॉर यानी झगड़े का जो है, क्या झगड़े के बाद हुआ, किसके ऊपर इसका रिजल्ट पड़ा, तो वो किसको कहा जाता है? लीग ऑफ नेशंस को। 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया गया था लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए, वो किसने दिया था? वुड्रो विल्सन ने। यूनाइटेड नेशन ने इकोनॉमिक राइट्स का चार्टर कब अडॉप्ट किया था? 1980 में। 26 कॉन्फ्रेंस हुई जो यूनाइटेड नेशन की, 26 जनवरी 1945 को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। अगर आप यूएन के मेंबर बनना चाहते हो, प्लीज़ डू इट, ऐड इट देयर। अगर आप यूएन के मेंबर बनना चाहते हो तो क्या क्या बातें जो हैं आप में होनी चाहिए? वो एक स्टेट का होना चाहिए जो कि पीस लविंग हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो। इट मस्ट ऑब्जेक्ट द ऑब्लिगेशन टू चार्टर। यूएन का चार्टर जो जो बातें कहता है वो इन बातों को मानने वाला होना चाहिए, और उन ऑब्लिगेशंस को, उन जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जो कुछ उसको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, वो उन प्रिंसिपल्स को, उन ऑब्लिगेशंस को भी पूरा कर पाए। अंडर होम रिकमेंडेशन द यूएन जनरल असेंबली सस्पेंड द यूएन मेंबरशिप। अगर यूएन मेंबरशिप किसी नेशन की खत्म करनी हो तो जनरल असेंबली किससे रिकमेंडेशन लेगी या किसके कहने पर ऐसा कर सकती है? तो वो सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर किसी भी पर्सन की या किसी भी नेशन की जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर सकती है। जनरल असेंबली जो है यूएन नेशन की, उसको हैज डेजिग्नेटेड 1992 एज इंटरनेशनल स्पेस ईयर जो है उसने इसको नाम दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल कितने टाइम के लिए होता है? हमने अभी पढ़ा 5 सालों के लिए होता है। कौन सा ऐसा सेक्रेटरी जनरल था जो ऑफिस में काम करते हुए जिनकी डेथ हुई? तो वो थे डाग हैमर्सचकोट। ऑन व्हाट डेट डिड द यूएनओ अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? अभी हमने पढ़ा 10 दिसंबर 1948, इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे भी मनाते हैं। कौन सी स्पेशलाइज एजेंसी है जो यूएनए की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डील करती है? अगर आप मेरी इससे पहले लास्ट वीडियो देखोगे यूनेस्को, वहाँ पे हमने इसके बारे में बात करी है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूएनओ के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे जो कि अफ्रीका से बिलोंग करते थे? तो देवर बोट्रस घाली। और यूनाइटेड नेशन टर्म किसने दी थी? हमने अभी फर्स्ट लाइन में ये पढ़ा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये टर्म जो है वो दी थी। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर का अभी हमने पढ़ा हैग में है। कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं? 10 विद 5 परमानेंट मेंबर्स। टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स कितना है? 2 years। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस थे वो कितने सालों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 9 years। कौन एक स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है? WTO। बाकी ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के कितने मेंबर हैं? हमने ये पढ़ा, ऊपर 54 मेंबर्स हैं। यूएनओ का मेन ऑर्गन कौन सा नहीं है? डिपेंड्स अपॉन अगेन ऑप्शन। ये यहाँ पे यूनेस्को की बात करी गई है। किस ईयर में यूएन को नोबेल पीस प्राइज मिला था? प्लीज डू एट दिस टॉपिक ऑल्सो देयर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने यहाँ पे दे दिया है। यूएन को नोबेल पीस प्राइज किस ईयर में मिला था? 2001 में। कितनी मेंबर्स कंट्रीज हैं जो कि 1941 से ही इसकी फॉर्मेशन के टाइम से इसके साथ है? 51। सो बी रिमेंबर, वहाँ पे आपको 50 भी दिया होगा, 51 भी दिया होगा, यू हैव टू टिक 51। यूएन जनरल हेड, जिस प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएनए का, वो कौन सा है? तो वो है सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी जनरल जो है किस डिपार्टमेंट को हेड करता है? तो दैट इज सेक्रेटरीट। कौन सा ऑर्गन जो है यूएनओ का फंक्शन करता है फ्रॉम पीस पैलेस इन द हेग द नीदरलैंड? तो हेग में कौन सा है इसका ऑर्गन? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएन वर्ल्ड टेररिज्म डे, टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 21 दिसंबर। कौन सा यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है एक्शन प्रोक्लेमेशन के साथ आया है? मरकहा मीट इन मोरक्को। इसी तरह से यहाँ पे मैंने और भी बहुत से एमसीक्यूज दिए हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डू कमेंट मी और डू मैसेज मी। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं जो मैंने ऊपर डिटेल दी हैं उन्हीं में से हैं, दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दैट, देयर इज नथिंग न्यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट फील फ्री टू मैसेज मी, फील फ्री टू कमेंट मी। अगर एंड प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।